नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विधान और संविधान के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 यह अस्तित्व में आ गया है, यह कानून बन गया है। इस पर इस विधान और संविधान की कड़ी में कम से कम 4 से 5 एपिसोड में हमसे आपकी मुलाकात होगी और इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज वक्फ के कानून पर यह पहली कड़ी है। आइए सबसे पहले इसके 3 भ्रम जो आज की तारीख में राजनीतिक दलों, हिंदू, मुस्लिम, आम नागरिक, धर्मावलंबियों, पॉलिटिकल पर्सन्स, इसमें एमएलएस, एमपीस, ये सभी स्टेक होल्डर्स में है। पहला मिथ, यह कोई नया कानून नहीं है। आपको पता है कि इस देश में वक्फ से रिलेटेड सबसे पहला कानून 1913 में बना था। मुस्लिम एंडोमेंट वैलिडेशन एक्ट के नाम से उसको जानते हैं। उसके बाद फिर कई कानून बने और जो अंतिम कानून था वो 1995 में पीवी नरसिंह राव जी की सरकार में, उस वक्त माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर सलमान खुर्शीद थे, उनके कार्यकाल में जो कानून बना उसको वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं। इस एक्ट में सबसे पहला संशोधन हुआ 2013 में, इसलिए उसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और अभी जो अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ है, इसलिए इसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023। हालांकि इसमें वक्फ को एक लंबा नाम दिया गया है, शॉर्ट में हम लोग इसको उम्मीद बोलते हैं। ये उम्मीद इसलिए बोलते हैं कि इसका जो पूरा नाम है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ही कहें। तो पहला मिथ ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है। 1995 के कानून में कतिपय संशोधन किए गए हैं। नंबर 2, यह कानून धर्म से संबंधित कम है और एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से संबंधित ज्यादा है। और तीसरा कि इस कानून में मुस्लिम माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स पर चोट किया गया है। ये सब कुछ मिथ्स हैं जिसको हम बर्स्ट करेंगे। इस कड़ी में हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस कानून के विषय में आपको बताते हैं। इस कानून को यदि समझना हो तो मेरे समझ से इस कानून का 3 भाग है, 3 इंग्रेडिएंट है। अगर इसको आप समझेंगे तो फिर इस कानून के पूरे प्रावधान को होलिस्टिकली, कंसेप्चुअली समझने में आपको आसानी होगी। वो कौन से 3 पार्ट में इसको बांटा जा सकता है? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑडिट। सेकंड, रिलीजियस डिनोमिनेशन। और थर्ड, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आप इस पूरे कानून को अगर आप पढ़ेंगे, ये जो पूरा कानून अब एक्ट बन चुका है, तो इस पूरे कानून को यदि आप पढ़ेंगे, और वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हो गया है और आप इसको देख सकते हैं, तो कुल मिला जुला के इसमें 48 सेक्शंस हैं, 48। तो इस 48 कानून को अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इसके कौन कौन से सेक्शन इसके एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग ऑडिट से संबंधित है, कौन कौन से सेक्शन इसके रिलीजियस यानी मुस्लिम रिलीजियस डिनोमिनेशन से संबंधित, और कौन कौन से सेक्शन रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। एक दूसरा मिथ ये है,
और ये मीडिया में खूब चला। आप सबको पता है कि संविधान के 7th शेड्यूल में, जो संविधान की 7वीं अनुसूची 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 तरह की सूची होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, हालांकि उसमें भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है, जैसे अगर कोई इंटरनेशनल मामला हो या इंटरनेशनल कोई ट्रीटीज हुई हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हो, तो केंद्र कानून बना सकता है। जैसे फर्ज कीजिए कि स्टेट का सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई एक लैंड, फर्ज कीजिए, या कोई भी चीज उठा लीजिए, स्टेट का सब्जेक्ट एनी XYZ आप उठा लीजिए। अब वो जो सूची है, उस सूची में मान लीजिए कि 2 देशों के बीच में कुछ ऐसे मसले आ गए कि जिस पर जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, फर्ज कीजिए कि पुलिस का मामला है। तो पुलिस का मामला जो है वह स्टेट का मामला है, स्टेट सूची में आती है। मैं इस पर डिटेल में अगली बार बात करूंगा। या फिर मान लीजिए कि प्रिजन, जेल, ये स्टेट सूची में है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मामला फंस गया या ऐसा कुछ इशू हुआ जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटी आ गई, तो सेंटर बना सकते हैं। बहरहाल, तो तीसरा मिथ ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये लैंड है, तो लैंड स्टेट सूची में आता है, तो इस पर सेंटर कानून नहीं बना सकता है। तो आपको बता दें कि ये, जैसा इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये प्योरली लैंड का मैटर नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, इसमें सीएजी इन्वॉल्व होगा। तो सीएजी जो है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह केंद्र की सूची में यानी यूनियन लिस्ट में है, तो इसमें यूनियन यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी का भी मैटर है, उसमें भी वो बना सकती है। तो बहरहाल, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस पूरे कानून को आप 3 भागों में बांटिए। जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस एक्ट के वैसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे नंबर 1 सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये क्या है? तो पूरे वक्फ के प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन का एक एपेक्स बॉडी है। उसके नीचे कौन है? तो स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड्स हैं। पहले 2 ही वक्फ बोर्ड्स थे, सुन्नी और शिया, अब 4 हो जाएंगे। आगा खानी और बोहरा समुदाय के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनेंगे। तो वक्फ बोर्ड से संबंधित जो भी प्रावधान इस कानून में है, वो क्या हो गए? तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्योरली। इसके अलावा इस कानून में ये बताया गया है कि इसके सारे प्रॉपर्टीज के लिए एक पोर्टल रहेगा, और उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी आदमी उसको देख सकता है। यदि एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी या लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इसके अलावा कहा गया कि साहब, इसमें जो कमिश्नर बहाल होंगे, जो सर्वे कमिश्नर था, हालांकि उसको चेंज किया गया। गवर्नमेंट का लैंड है या नहीं है, हालांकि वो रेवेन्यू में आएगा, पहले एडमिनिस्ट्रेशन का बता देते हैं। ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन कैसे होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। मुत्तवलीज पहले मौखिक भी बहाल कर दिया जाता था, अब उसके लिए क्लियरली इनंसिएट कर दिए गए हैं प्रोविजंस कि वो सिर्फ मौखिक नहीं हो सकता है, प्लस उसमें बताया गया कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उस पर वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले हैं। इसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होगा। इसके बाद अगर ट्रिब्यूनल ने कुछ फैसले दिए हैं तो उसके खिलाफ अपील होगी। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, या आप इसको लीगल भी कर सकते हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन कम लीगल प्रोविजन है। तो इस एक्ट का पहला भाग जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो प्रशासनिक और कानूनी और न्यायिक किस्म के हैं। तो ये पहला पोर्शन है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये जस्टिस का भी मामला बन जाएगा, माइनॉरिटी अफेयर्स का भी। इसलिए कुछ लोग जो कह रहे थे कि लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट कानून नहीं बना सकता है केंद्र, वो बिल्कुल गलत है, मिथ है। अब आइए दूसरा, रिलीजियस डिनोमिनेशंस।
बहुत लोग ये कह रहे हैं आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कि ये मुस्लिम के रिचुअल्स, मुस्लिम के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। तो इस एक्ट में जो 48वां सेक्शन है उसको आप पढ़ जाइए, बट आप एक चीज याद रखिए, यू विल हैव टू रीड दिस एक्ट along with the act of 1995। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि अगर इसको आपको समझना हो तो एक लीगल भाषा में कहा जाता है कि द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रेड विथ वक्फ एक्ट ऑफ 1995, दोनों को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो इस पूरे 48वां सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मुस्लिम रिलीजियस डिनोमिनेशंस के रिचुअल्स, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी कहीं तो चर्चा ही नहीं की गई है। मुस्लिम किस तरह इबादत करेंगे, वो कहाँ वजू करेंगे, उनके उनके और बाकी जो रिचुअल्स हैं, या इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो इन्वॉल्वमेंट उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आता है, उसकी तो इसमें चर्चा ही नहीं। तो दूसरा पोर्शन ये हो गया जो बिल्कुल अनटच्ड रखा गया है। तो इस एक्ट का 2 पोर्शन मैंने बताया। अब तीसरा प्रोपोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैंड रेवेन्यू का। इसमें लैंड यूजर के बारे में बहुत लोगों को ये भ्रम फैला जा रहा है कि भाई लैंड बाय यूज जो है इसको खत्म कर दिया गया। उसको खत्म नहीं किया गया, वो ये बताया गया है कि लैंड बाय यूजर, या वो सॉरी वक्फ बाय यूजर, इस एक्ट के लागू होने के पहले या बाद में भी अगर रजिस्टर्ड है तो एज इट इज रहेगा। उसमें 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि वैसे प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, या वैसे प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के हैं, तो वो वहां पर वक्फ बाय यूजर वो खत्म कर दिया गया है। और ये तो बहुत लाजमी लग रहा है साहब कि अगर सरकारी जमीन में फर्ज कीजिए कि आ, उसको किसी पर्पस से यूज, कभी उसमें कोई शब्द दफना दिया गया, या मान लीजिए उसमें और कुछ कर दिया गया, तो बाय यूज हो गया। तो अगर ये प्रोविजन नहीं डाला गया होता तब तो भाई सारी सरकारी जमीनों पर आप वक्फ बाय यूजर आप ले लीजिए। तो ये रेवेन्यू का मामला है। इसमें कहा गया है, और ये बहुत लाजमी है, इसमें कहा गया है कि लैंड के क्वेश्चन में रेवेन्यू के जो लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे। तो कैसे नहीं प्रिवेल करेगा? अच्छा, बहुत लोगों को जो तीसरा मिथ है इस के बारे में, कि इस वक्फ कानून को समझने के लिए मुझको हंसी आती है कि इस वक्फ के कानून को समझने के लिए टीवी चैनलों पर धार्मिक गुरुओं को बुलाया जा। धार्मिक गुरु इसमें क्या करेगा? मुस्लिम धार्मिक गुरु कोई पर्सनल लॉ का तो इशू है नहीं कि जिस पर आप चर्चा करें, कोई सरिया लॉ का थोड़ी ये कानून। दिस लॉ इज स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड रेवेन्यू लॉस। इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इसमें रिलीजियस डिनोमिनेशंस की तो कोई चर्चा ही नहीं, जिसके बारे में लोग हल्ला कर रहे हैं कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो गया। या इवन आर्टिकल 26 के बारे में मैं सुन रहा था ओवैसी जी का, या फिर मनोज झा आरजेडी के एमपी है, वो भी बोल रहे थे राज्यसभा में। आर्टिकल 26 कहता है कि माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज अपनी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो उसी के लिए तो लॉ लाया गया है। तो उस माने मुझको लगता है कि ये आरजेडी के एमपी या इवन कांग्रेस वगैरह के एमपी को किसी ने बता दिया आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 चिल्ला रहे हैं, आर्टिकल 26 ए बी सी चिल्ला रहे हैं। और इस पूरे आर्टिकल को होलिस्टिकली आप पढ़िएगा ना, उसमें लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज का, ये वही मैनेज करेंगे, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आपको लॉ के हिसाब से ना उसको मैनेज कीजिएगा। प्रॉपर्टी का अपने मन से आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ लैंड का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। सो एवरी प्रॉपर्टी, एवरी लैंड व्हाटसोएवर, चाहे वो लैंड मुस्लिम का हो, चाहे वो लैंड हिंदू का हो, चाहे वो लैंड क्रिश्चियन का हो, चाहे वो लैंड सिख का हो, लैंड रेवेन्यू लागू होगा ना उस पर। उसमें लगान तो लागू होगा ना, उसमें टेनेंसी लागू, सब चीज लागू होगा। तो इसमें कहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी है? तो इसलिए मैं अभी तत्काल इतना ही बात रख रहा हूं कि इस कानून को समझने के लिए आपके पास 3 तरह के पैराडाइम्स
को आपको 3 चश्मे से या 3 कैटेगरी में इस कानून को समझना पड़ेगा, या यूं कहें कि इस कानून का 3 स्वरूप है। पहला स्वरूप एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड फाइनेंशियल है। दूसरा माइनॉरिटीज के रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, और तीसरा विशुद्ध रूप से लैंड रेवेन्यू है। और इस पूरे कानून में रिलीजियस डिनोमिनेशंस वाले पोर्शन को टच भी नहीं किया गया, न पहले वाले में था न अभी किया गया है। अगर ये कोई कहे कि मुतलविस को जो उसके बारे में कहा गया है कि वो मौखिक रूप से नहीं बन सकता है, या फिर उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस में इंटरफेरेंस थोड़ी है। मुतवलिस जो है वह तो मैनेजर है वक्फी प्रॉपर्टी का, तो इट इज स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। इसीलिए इस भ्रम को क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन वो एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल कैटेगरी में आएंगे। क्या इसमें कोई ऐसा सेक्शन है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन वाले कैटेगरी में आएगा, और कौन कौन से सेक्शंस इस 48 सेक्शन में वैसे हैं जो लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। इसको, इस पूरे एक्ट को इस 3 कैटेगरी में बांटकर अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आम जनमानस को यह बताना है, यह समझाना है कि इस कानून को अच्छे से जानना चाहिए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य क्या है, जनता सिर्फ ये समझती है अगर कि डेमोक्रेसी में मेरा काम सिर्फ वोट दे देना और मेरा दायित्व खत्म। तो मुझको याद है कि इस संबंध में कई एक बड़ी थिंकर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। अमर्त्य सेन ने भी कहा है, और एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि अगर प्रजातंत्र में वोट देने के बाद नागरिक समझे कि उसके कर्तव्यों की इति श्री हो गई है, तो वह प्रजातंत्र कब्र में दफन हो जाएगा। इसलिए प्रजातांत्रिक मुल्क में हर एक स्टेप पर आम नागरिक का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये कानून सिर्फ वकीलों के ये समझने की का चीज़ नहीं है। ये कानून सिर्फ जज लोग समझें यह भी समझने का चीज़ नहीं है। ये भ्रम निकाल दीजिए। यह कानून सिर्फ एमपीज, एमएलएज और पॉलिटिशियन समझें या धर्मगुरु समझें, यह भी भ्रम निकाल दीजिए। इस देश के हर कानून को जिस दिन हर व्यक्ति समझना शुरू कर देगा, उस दिन कानून का कंसेप्ट, कानून की क्वालिटी, कानून का एग्जीक्यूशन, ये सब सुधर जाएगा, और हमारा वही प्रयास है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें हम इन तीनों कैटेगरीज में कौन कौन सेक्शन उस पर बात करेंगे। उसके बाद अगले 2-3 एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि क्या इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट यानी इस कानून के वैध ठहराए जाने यानी अपहेल्ड करने की कितनी संभावना है, या सुप्रीम कोर्ट क्या इस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर देगा यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। इन सभी मुद्दों पर हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।